is known as movement डिसऑर्डर। ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन हम आज पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड पार्किंसन डिजीज। विच डिजीज? पार्किंसन डिजीज। हमेशा इसके अंदर क्वेश्चन भी आते हैं, 2-3 आते हैं। इसकी हम फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये तीनों पार्ट्स कवर करते हैं। और प्लीज़ जहाँ पे एमसीक्यूज बताऊंगा तो आप लोगों ने उसको याद करना है। पार्किंसन डिजीज इज अ इडियोपैथिक डीजेनरेटिव डिजीज। इसमें जो न्यूरॉन है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है और इसमें डोपामीन रिसेप्टर की कमी हो जाती है। किस चीज़ की? डोपामीन। यहाँ पे लेके इडियोपैथिक, एक एक टर्म लेके सारे इंपोर्टेंट। इडियोपैथिक डीजेनरेटिव डिजीज ड्यू टू लॉस ऑफ डोपामीन। किस चीज की? डोपामीन एंड एक्सेस लेवल ऑफ। जब भी ब्रेन के अंदर किस चीज की कमी हो जाती है? डोपामीन। तो रिलेटिवली एसिटाइलकोलिन की जो लेवल है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दो बातें गौर से सुने कि ऐसी डिजीज जिसमें न्यूरॉन की डीजेनरेशन होती है और उसमें डोपामीन कम हो जाए और किस चीज की लेवल बढ़ जाए? एसिटाइलकोलिन। थिंक अबाउट पार्किंसन डिजीज। वो क्या होता है? पार्किंसन। अगर किसी ने न्यूरोलॉजी की जुबान में जवाब देना है तो ऐसा कंडीशन जिसमें न्यूरॉन डीजेनरेट हो जाए विच हैज लो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी एंड हाई कोलिनर्जिक एक्टिविटी। कोलिनर्जिक इज द वर्ड यूज फॉर एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के लिए डोपामिनर्जिक यूज करते। तो डोपामीन एक्टिविटी कम होगी, एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट याद रखना है। पार्किंसन डिजीज में जब हम फिर ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे तो उसमें हमारी टारगेट ये होनी चाहिए कि डोपामीन को बढ़ाना है, एसिटाइलकोलिन को कम करना है। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी याद रखें। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज आता है वो ये है एरिया टू बी अफेक्टेड। जो पार्किंसन डिजीज है इसमें कौन सी एरिया है जो ज़्यादातर अफेक्ट होता है? दैट इज कॉल्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा। विच वन? सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये एक एरिया है सबस्टेंशिया नाइग्रा। दिस एरिया इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ये कहाँ का हिस्सा है? मिड ब्रेन। आप लोग इसके सामने लिख सकते हैं कि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है ये मिड ब्रेन का हिस्सा है और पार्किंसन डिजीज के अंदर ये जो एरिया है कॉमनली अफेक्ट होता है क्योंकि इस एरिया से डोपामीन बनते हैं और जब इस एरिया के न्यूरॉन खत्म होना शुरू हो जाए, डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है तो डोपामीन एक्टिविटी क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था कि विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड मोस्टली इन पार्किंसन डिजीज? आंसर इज सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, नेक्स्ट लिखे पाथवे टू बी अफेक्टेड। ऐसा पाथवे बताए ब्रेन के अंदर जो पार्किंसन डिजीज के मरीज में अफेक्ट होती है। उस पाथवे का नाम है नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। उसको क्या कहते हैं? नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। अब इसको थोड़ा सा अगर आप लोग को मैं बताता चलूँ, नाइग्रो इज द वर्ड यूज फॉर सबस्टेंशिया नाइग्रा। स्ट्राइएटल मीन्स स्ट्राइएटम। स्ट्राइएटम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। किसका? फोर ब्रेन। यार फोर ब्रेन के अंदर एक डीपर एरिया है उसको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। उस बेसल गैंग्लिया के अंदर एक एरिया है स्ट्राइएटम। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा और स्ट्राइएटम के दरमियान एक रास्ता है, उसका नाम नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे है। इस पाथवे के अंदर किस चीज़ की फ्लो होती है? डोपामीन। तो अगर ये डोपामीन ना बनाए तो इस पाथवे में डोपामीन की लेवल क्या होगी? कम। तो रिलेटिवली एसिटाइलकोलिन की लेवल ज़्यादा होगी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, उसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे लेके इट इज़ यूजुअली जो पार्किंसन डिजीज है यूजुअली सीन इन जी यंगर के ओल्डर एजेस। जो पार्किंसन डिजीज के लोग आते हैं 90% वो किस एज के अंदर प्रेजेंट करते हैं? ओल्डर एज के अंदर प्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। किसकी तरफ? क्लिनिकल फीचर। प्लीज इंपोर्टेंट, पार्किंसन डिजीज में किस चीज़ की लेवल डॉक्टर साहब ज़्यादा होती है? एसिटाइलकोलिन। और जो एसिटाइलकोलिन है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जितने एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगी मसल एक्साइटेशन ज़्यादा होगी। तो जब मसल एक्साइटेशन ज़्यादा होगी दिस पेशेंट डेवलप ट्रेमर। इन लोगों में क्या होता है? ट्रेमर होता है। तो प्लीज द फर्स्ट सिम्टम और पार्किंसन डिजीज दैट इज नोन एज अ ट्रेमर। लेकिन ट्रेमर के बारे में गौर से सुने, इट इज कॉल्ड रेस्टिंग ट्रेमर। ये क्या होता है? रेस्टिंग ट्रेमर। कि पेशेंट बैठे बैठाए उसकी जो हाथ है, आप बूढ़े लोगों को देखें तो उसकी हाथ इस तरफ फ्लिकरिंग करती है,
रेस्टिंग ट्रेमर इज अ हॉल मार्क ऑफ पार्किंसन डिजीज इन ओल्डर एज पीपल। देखिए दो बातें गौर से सुने। ये जो ट्रेमर है ना पार्किंसन डिजीज के अंदर, ये लोग जब काम करना शुरू करते हैं विद द वर्क ट्रेमर डिक्रीजेस। लेकिन अगर ट्रेमर है हाथ में और काम करने से बढ़ जाता है, उसको इसेंशियल ट्रेमर कहते हैं। कौन सा? एसेंशियल। ये मैं आप लोगों को बताया था। एसेंशियल ट्रेमर में बीटा ब्लॉकर देते हैं प्रोप्रानोलोल। क्या देते हैं? प्रोप्रानोलोल। फिर से गौर से सुने, अपने माइंड में रखे। अ ट्रेमर इन द हैंड विच इज डिक्रीजेज व्हेन आई डूइंग समथिंग। ट्रेमर जो काम करने से कम होता है उसका नाम रेस्टिंग ट्रेमर है। कि जब मैं बैठा हूँ रेस्ट में हूँ तो ट्रेमर है, लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो ट्रेमर गायब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग। ऐसा ट्रेमर जो हाथ में है, इस तरह पता नहीं चलता, मैं हाथ को थोड़ा सा फैलाता हूँ, आउट स्ट्रेच करता हूँ, हाथ पे कोई काम करता हूँ, तो ट्रेमर इंटेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा। उसको एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं। एक मरीज आता है, उसको स्वेटिंग है, उसको वेट लॉस की हिस्ट्री है, उसको डायरिया है, लेकिन उसको ट्रेमर भी है, लेकिन वो ट्रेमर आप सही तरीके से महसूस हो नहीं करते। जब तक आप उस बंदे को ये ना कहे कि भाई आप अपने हाथ को पिलाए, और आप उसके हाथ पे क्या रखे? कागज़ रखे, और कागज़ या टिश्यू पेपर रखने से वो ट्रेमर आपको फील होता है। ऐसा ट्रिमर जो हम रफली ना देख सके, टिश्यू पेपर या किसी कागज को हाथ पे रखकर देख सके, उसका नाम फाइन ट्रिमर है। क्या है? फाइन ट्रिमर। तो फाइन ट्रिमर इज अ हॉल मार्क ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। वो किसके अंदर होता है? हाइपरथायराइडिज्म। जब T3 T4 हार्मोन का लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो वो भी एक्साइटेशन बढ़ाती है, तो उसमें हाइपरथायराइडिज्म के मरीज में फाइन ट्रिमर होता है। उस बंदे को अगर हम कहते हैं कि हाथ पे लाए और उसके हाथ पे कोई कागज रखे, तो उसमें इस तरह फ्लेकरिंग होगी। So the tremor which we find on putting the paper on hand, that is called a fine tremor, which is a hallmark of hyperthyroidism. तो दो शाबाश, तीन बातें गौर से सुने। A tremor in older patient at rest but increase with work, resting tremor। ऐसा ट्रेमर जो काम करने से कम होता है, एसेंशियल ट्रेमर, उसमें बीटा ब्लॉकर देते हैं, और इसमें एंटी मस्कुरेनिक एजेंट देंगे। क्या देंगे? एसिटाइल कोलिन किस रिसेप्टर पे काम करता है? मस्कुरेनिक रिसेप्टर। तो इस ट्रेमर का वजह किस चीज़ की ज़्यादा होना है? एसिटाइल कोलिन। तो इसको कम करने के लिए ऐसा ड्रग देंगे ताकि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी क्या करे? तो उसका रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे, तो उसका नाम एंटी मस्कुरेनिक है। क्या है? एंटी मस्कुरेनिक। और ऐसा ट्रेमर जो हमें सही तरीके से ना दिखे, पेपर रखने से मालूम करे, वो फाइन ट्रेमर है जो हाइपरथायराइडिज्म के मरीज में होता है। अब समझ गए कि नहीं? ये दो तीन पॉइंट्स है जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इन दिस कंडीशन, इन लोगों की जो बॉडी है, मसल है, ये बहुत सख्त हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड रेजिडिटी। क्या होती है? रेजिडिटी। तो पहले के इन लोगों की जो बॉडी है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज रेजिडिटी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बताता हूँ, इसका एक नाम है, द रिजिडिटी विच इज सीन इन पार्किंसन डिजीज पेशेंट, दैट इज कॉल्ड कॉग व्हील रिजिडिटी। इसको क्या कहते हैं? कॉग व्हील रिजिडिटी। तो कॉग व्हील रिजिडिटी जब भी एग्जाम में आती है, दैट इज नोन एज पार्किंसन डिजीज। एसिटाइल कोलिन ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। मसल एक्साइटेशन इतनी ज़्यादा होगी कि वो मसल को स्टिफ करके रखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर ये बंदा है रिजिडिटी के अंदर, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या होगा? अगर मैं बॉडी को बिल्कुल सख्त करूं, तो मैं कदम बड़ा लूंगा कि छोटा? छोटा। और ऐसे जाऊंगा, क्योंकि मैं बॉडी इतनी सख्त है कि मैं ऊपर कर नहीं सकता। जाने के लिए मसल को कंट्रैक्ट रिलैक्स करना पड़ता है। जब आप कंट्रैक्टेड स्टेट में है तो बूढ़े लोग इस तरह जाते हैं। इसका मतलब इसकी जो वॉकिंग पैटर्न है, या तो बिल्कुल नन होती है या बहुत स्लो होती है। अगर ये वॉक कर नहीं सकेंगे, बहुत ना होने के बराबर, द कंडीशन इज कॉल्ड ए काइनेजिया। इसको क्या कहते हैं? ए काइनेजिया। ए मीन एब्सेंट, काइनेजिया मीन मूवमेंट। लेकिन अगर जाएंगे अभी तो बहुत तेज के स्लो, स्लो जाएंगे, तो इट देयर में बी ब्रेडिकाइनेजिया। क्या होगी? ब्रेडिकाइनेजिया। या तो ना जाना या स्लो जाना। ना जाना इनएबिलिटी टू मूव, एकाइनेजिया। वेरी स्लो मूवमेंट इज कॉल्ड ब्रेडिकाइनेजिया। और ये लोग जब जाते हैं, तो ये जो सोल है ना, पाँव की सोल, ये उठाकर ये इस तरह जमीन से जाएंगे कि या रगड़ के जाएंगे? रगड़ के। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक गेट। उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक। मकनातीस जिस तरह किसी चीज के साथ चिपक के रखता है, तो ये इस तरह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक गेट, ठीक है। नंबर 4, आखिर इन लोगों में, ये बूढ़े लोग जो है एक जगह पे बैठते हैं कुर्सी पे, आप उसको थोड़ा सा धक्का देते हैं तो ये अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे?
नहीं, क्योंकि ये इस तरफ बैठे हैं, थोड़ा सा भी आप धक्का मारे ये गिर जाते हैं, मीन ये पोजीशन को, अपनी पोजीशन को स्टेबल नहीं रख सकते। तो लेके पोस्टरल इंस्टेबिलिटी, इन लोगों में क्या होता है, पोस्टरल, पोस्टरल इज द वर्ड यूज फॉर शाबाश पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इनस्टेबिलिटी, ये लोग अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। तो दो बातें प्लीज यहां से सुने, ओल्डर एज का मरीज है, फिर नेक्स्ट बात यह है कि आया है 4 चीज़ों के साथ, नंबर 1 रेस्टिंग ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेजिया, ठीक है, एंड पोस्टल इंस्टेबिलिटी एंड मसल रिजिडिटी। ये 4 चीज़ जब भी ओल्डर एज में आ जाए, इट्स मीन के डोपामीन कम है, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा है। थिंक अबाउट विच डिजीज, पार्किंसन डिजीज। तो इसलिए आप लोगों ने पार्किंसन डिजीज को जब भी पढ़ना है तो ट्रैप याद रखना है। क्या याद रखना है, ट्रैप। ट्रैप के अंदर टी फॉर ट्रेमर, आर फॉर रिजिडिटी, ए फॉर एकाइनेजिया या ब्रेडिकाइनेजिया एंड पी फॉर पोस्टल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ट्रैप इज द निमोनिक, हाउ टू रिमेंबर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ विच डिजीज, पार्किंसन डिजीज पेशेंट, ठीक है जी। अब जो पार्किंसन डिजीज है इसमें अदर फीचर्स 2-3 सिर्फ लेके, ये तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये 4 जो फीचर है ये इसके बिल्कुल बेसिक्स हैं। अदर फीचर का मतलब ये है, आप लोग मुझे ये बताएं कि इन लोगों की मसल रेजिड है, ये एक्सप्रेशन शो कर सकेंगे, नो। तो लेके इफ अ पर्सन कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, इसको हम कहते हैं मास्क फेसेस। क्या, मास्क फेसेस। जिस तरह फेस पे मास्क है, हमें नहीं पता चलता कि यार ये कब खुश होते हैं कब नहीं, क्योंकि मसल रेजिड है, तो ये अपनी, इसको एक्सप्रेशनलेस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशनलेस फेस। नंबर 2, इसके साथ साथ ये बंदा अगर आप उसके हाथ में कलम दे दे कि आप एक ग्राफ ड्रा करें, तो इसकी जो मसल है वो स्टेप है कि नहीं, स्टेप है। तो ये जब ग्राफ ड्रा करेगा तो उसकी सर्कल बड़ी होगी कि छोटी, छोटी, क्योंकि इसकी हाथ अलो न करेगी ताकि ऊपर जाए, क्योंकि स्टेप मसल है तो एक रेंज में करेगी। तो जो चीज़ ये ड्रा करेगा, छोटा ड्रा करेगा कि बड़ा, छोटा, इसको माइक्रोग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो, वट एवर दे ग्राफ एनीथिंग दैट विल बी स्मॉल, माइक्रोग्राफिया। नंबर 2 आप लोग यहाँ पे, इसके बाद 3 नंबर पे लेके कि विद द टाइम अगर इनको हम ट्रीट ना करें, दिस पेशेंट डेवलप डेमेंशिया। क्या होगी, डेमेंशिया। डेमेंशिया मीन मेमोरी लॉस। क्या होता है, मेमोरी लॉस, ठीक। एक हम फिर पढ़ेंगे एंटीरोग्रेड, एमनेशिया एंड रेट्रोग्रेड, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल यह है, 2 बातें और सुने, ओल्डर एज का मरीज है, अगर एग्जाम में आ जाए ओल्डर एज, लेकिन उसकी एज 70+ है, लेकिन वो आया है डेमेंशिया के साथ। किसके साथ, डेमेंशिया। एक मरीज है 70 साल से ज़्यादा, वो आया है रिजिडिटी के साथ, ट्रेमर के साथ, पिछले 3 साल से उसको ये मसला है, लेकिन अब उसको क्या हुआ है, डेमेंशिया। तो जो बंदा 3 साल पहले, 70 साल से बूढ़ा बंदा 3 साल पहले, वो किसके साथ आया था, ट्रेमर, रिजिडिटी, अब 3 साल गुजरने के बाद उसको क्या हुआ है, डेमेंशिया। थिंक अबाउट पार्किंसन डिजीज। 70 साल से आगे का बंदा है, बूढ़ा बंदा है, सीनाइल बंदा है, और वो आया है डायरेक्ट किस चीज़ के साथ, डेमेंशिया। उसमें रिजिडिटी वगैरह का जिक्र नहीं है, फिर वो अल्जाइमर डिजीज़ है। क्या चीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़। ये नाम सुने कि नहीं, अल्जाइमर डिजीज़ की इनिशियल फीचर क्या होती है, डेमेंशिया, लेकिन पार्किंसन डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, डेमेंशिया होती है, ठीक है जी। ये 2 बातें गौर से इंपॉर्टेंटली याद रखें। अब अगर इस तरह ये चीज़ें हमें आती है तो हम पार्किंसन डिजीज़ के मरीज को फिर ट्रीट करेंगे। तो अब लेके मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्किंसन डिजीज़। तो अब मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि हम इन बंदों को कैसे जनाब ठीक करेंगे और उनको जनाब कैसे फॉर एग्जांपल मैनेज करेंगे। और इसको अगर आप लोगों ने लिखना है तो रेस्टिंग ट्रेमर को कभी कभार एग्जामिनर पेन रोलिंग ट्रेमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेन रोलिंग ट्रेमर। ये भी पार्किंसन डिजीज़ के अंदर आता है, लेकिन इसकी खासियत क्या थी, इट शुड बी डिक्रीज विद वॉलेंट्री मूवमेंट। जब हम मूवमेंट करेंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैनेजमेंट सीखा तो आप लोगों के पास 2-3 MCQs इंशाल्लाह एग्जाम के क्लियर कट आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये लिख लिया कि नहीं, तो आप लोग लेके अब के व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़। आप खुद बताएं कि अभी तक अगर आप लोगों को ड्रग नहीं पता, इतना तो बता सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या है। क्या बस मैनेजमेंट ऑप्शन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज के अंदर आप लोगों को तो पता होना चाहिए, PID स्टैंड फॉर पार्किंसन डिजीज। मैं अगर सिर्फ इतना बताऊं तो आप लोग एग्री करेंगे कि नहीं, पार्किंसन डिजीज में डोपामीन का लेवल कम होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल। तो हमने डिजीज को ट्रीट करने के लिए डोपामीन को बढ़ाना है, एसिटाइलकोलिन को
कम करना, ये हमारा टारगेट है। अब लेके फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसकी होती है लीवोडोपा। हम क्या देंगे? लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। ये नाम सुना है कि नहीं? ये पार्किंसन डिजीज की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। लीवोडोपा को लोग एल डोपा भी कहते हैं। क्या? एल डोपा। लीवो को बस एल लिखते हैं और डोपा एल डोपा। एल डोपा लीवोडोपा सेम थिंग। कभी भी याद ना सोचे कि हम लीवोडोपा से ही स्टार्ट लेंगे। लीवोडोपा विद कार्बिडोपा। तो ये एक ड्रग से स्टार्ट करेंगे कि दो? इसलिए याद रखें पार्किंसन डिजीज शुड बी ट्रीटेड इन अ कॉम्बिनेशन थेरापी। हम किस में? कॉम्बिनेशन थेरापी। अब एग्जाम में आता है कि वजह क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और से सुनेंगे प्लीज, एंड आई वांट दैट एवरीवन शुड टेक दिस कंसेप्ट फ्रॉम द टॉपिक। यहाँ पे याद रखें दिस इज अ ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पे एक बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये नाम सुने क्या नहीं? और यहाँ पे लेके दिस इज पेरिफेरल सर्कुलेशन। ये क्या है? पेरिफेरल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईशान फोकस करना है, ठीक है। इससे आपने ये चीज़ सीखनी है कि इस तरह क्यों होता है, और एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा इसमें। पार्किंसन डिजीज का मरीज आता है तो उसका जो डोपामीन है वो कम है कि ज़्यादा है? कम है। लेकिन जो डोपामीन है वो ब्रेन में कम है कि बॉडी में? ब्रेन में। सब्सटेंशिया नाइग्रा इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, और मसला तो कहाँ पे है? मिड ब्रेन में। बॉडी में भी डोपामीन होता है हमारे ब्लड में, लेकिन दैट इज नॉट डेफिशिएंट इन पार्किंसन। व्हाट इज डेफिशिएंट इज ब्रेन डोपामीन। तो हम ड्रग के जरिए बॉडी डोपामीन बढ़ाएंगे कि ब्रेन में? ब्रेन में। तो हम तो इंजेक्शन ब्रेन में लगा नहीं सकते, इंजेक्शन तो बॉडी में लगाएंगे पेरिफेरली। और से सुने, मैंने एक बंदे को इंजेक्शन लगाई है एल डोपा। कौन सा? एल डोपा, जिसका नाम क्या है? लीवोडोपा। और से सुने, ये जो एल डोपा है बॉडी के अंदर इट इज कन्वर्टेड इनटू डोपामीन। ये किस में कन्वर्ट होता है? डोपामीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब बात यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एल डोपा है ये डोपामीन में कन्वर्ट होता है, लेकिन यूं ही ये जो एल डोपा है ये जब मैं फॉर एग्जांपल यूं ही देता हूं तो इसको डिग्रेड किया जाता है। क्या किया जाता है? डिग्रेड बाय द हेल्प ऑफ डोपा डी कार्बोक्सिलेज। विच एंजाइम? डोपा डी कार्बोक्सिलेज। अब इधर गौर सुने, ये नहीं, ये जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज है ये डोपा को किस में कन्वर्ट करता है? डोपामीन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो डोपा, मैंने लीवोडोपा इंजेक्शन लगाया तो वो डोपा डी कार्बोक्सिलेज के जरिए किस में कन्वर्ट हुआ? डोपामीन में। तो फिर डोपामीन बॉडी से कोशिश करेगा कि ब्रेन की तरफ जाएगा, और ब्रेन में जाने के लिए किसको क्रॉस करना है? लेकिन मसला ये बन रहा है कि डोपामीन कैन नॉट क्रॉस, ये क्रॉस नहीं कर सकता। तो हमारा फायदा होगा? नहीं होगा। वी वांट टू इंक्रीज डोपामीन वेयर? इन द ब्रेन, बट बॉडी से तो आगे जा नहीं सकता। तो हम लीवोडोपा के साथ ऐसी चीज में लाएंगे, गौर से सुने, जो किसको काम करने ना दे। आप लोग इसको नहीं समझे अभी तक, मैं फिर से एक दफा रिपीट करता हूँ। आपने लीवोडोपा इंजेक्शन लगाया, बॉडी के अंदर ब्लड में ये एंजाइम पड़ा होता है, ये क्विकली विद इन सेकंड लीवोडोपा को किस में कन्वर्ट करता है, और लेकिन डोपामीन आगे जा नहीं सकता। फिर तो हमारा फायदा हुआ नहीं। तो हमें ये कन्वर्जन चाहिए कि नहीं? शाबाश, चाहिए। एक मिनट, जो गलती करेगा उसको ठीक करूंगा, चाहिए। ये जो लीवोडोपा इंजेक्शन मैंने लगाया है ये होना चाहिए कि डोपामीन में कन्वर्ट हो? ओके, अगर ये कन्वर्ट हो तो हमें तो ब्रेन में चाहिए, तो ये फिर यहाँ को क्रॉस कर सकेगा। तो हमें चाहिए? हमें चाहिए? नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि लीवोडोपा इंजेक्शन के बाद इसमें कन्वर्ट होना नहीं चाहिए। तो हम इस एंजाइम को काम करने देना चाहते हैं कि नहीं? इनहिबिट करना चाहते हैं। इस एंजाइम को काम ना करने देना, इनहिबिट करने वाला काम कार्बिडोपा का होता है। आप समझ गए कि नहीं? तो उधर गौर से सुने, इसको इनहिबिट करने का काम किसका है? कार्बिडोपा। अब गौर सुने, लीवोडोपा और कार्बिडोपा इंजेक्शन चला गया, कार्बिडोपा इस एंजाइम को पकड़ के रखेगा, काम ना करना, तो ये कन्वर्जन होगी? नो। तो फिर किसका लेवल रहेगा ब्लड में? लीवोडोपा, और ये आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। क्या करेगा? क्रॉस करेगा। अब ब्रेन के अंदर लीवोडोपा किस में कन्वर्ट होगी? लेकिन यहाँ पे भी तो एंजाइम चाहिए कि नहीं? इस एंजाइम का नाम भी ये है, इसका नाम क्या है? डोपा डी कार्बोक्सिलेज। लेकिन अब सवाल ये बना कि हमने इसके साथ क्या दी थी, लेकिन ये तो इस एंजाइम को काम कर नहीं देगा। तो ये चाहता है कि मैं भी लीवोडोपा के साथ किधर जाऊं? ब्रेन में, लेकिन ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस हो नहीं कर दी। तो अगर ये चीज इधर नहीं आ सकता तो ये ब्लॉक हो सकता है? नो। फिर जाकर लीवोडोपा किस में कन्वर्ट होगा?
डोपामीन में कन्वर्ट होगा। अब समझ गए कि नहीं? इसलिए हमेशा याद रखें पार्किंसन डिजीज में हम लीवोडोपा के साथ हमेशा किसको मिलाते हैं? कार्बिडोपा को मिलाते हैं। एग्जामिनर पूछता क्या है पता है? गौर से सुने तो आंसर करें। वी एड लीवोडोपा विथ कार्बिडोपा, द रीजन इज डैश टू इनहिबिट व्हाट? आंसर इज न्यूरोनल डोपा डीकार्बोक्सिलेज के पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज? पेरिफेरल। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन में इसको काम ना करने के लिए हम ये चीज इसके साथ मिलाते हैं, और ये जो है ये खुद भी आगे नहीं जा सकता। तो फिर ब्रेन में जस्ट जाकर लीवोडोपा किस में कन्वर्ट होगी? डोपामीन में, दैट वी वांट इन पार्किंसन डिजीज। समझ रहे? तो लीवोडोपा हमेशा मिलाया जाता है किसके साथ? कार्बिडोपा के साथ। लेकिन कभी कभार इन दोनों की कुछ साइड इफेक्ट्स होती है। तो लेके व्हाट इज द साइड इफेक्ट्स? लीवोडोपा और कार्बिडोपा, इसकी साइड इफेक्ट्स देखें। नंबर 1, जो लीवोडोपा और कार्बिडोपा है, कभी कभार कुछ लोगों में ये अनइंटेंशनल हेडेक्स करा सकती है। क्या करा सकती है? हेडेक। शाबाश, हेडेक कराती है, ठीक है, हेडेक। कभी कभार इन दोनों से बीपी थोड़ी सी ड्रॉप हो सकती है, हाइपोटेंशन। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखे, टेम्पररी। ये क्या कराती है? जो ड्रग किस चीज का लेवल बढ़ाए, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ाए। अजी पार्किंसन में तो हम डोपामीन एक लिमिट तक बढ़ाना चाहते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। गौर से प्लीज, गौर से डोपामीन का बहुत ज्यादा लेवल भी हमें नहीं चाहिए। एवरीथिंग एक्सेस में बैड होता है। अगर ये आप एक इंजेक्शन की बजाय 5 लगाए, 10 लगाए, तो ओवरडोज में डोपामीन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। इट कैन का साइकेट्रिक सिम्टम। ये क्या कराती है? साइकेट्रिक। डोपामीन कम होना कौन सी डिजीज है? पार्किंसन। डोपामीन ज्यादा होने को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, पार्किंसन डिजीज, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया साइकेट्रिक इलनेस। तो डोपामीन ज्यादा की वजह से बंदे को लगता है कि सामने वाले जो दरवाजा है ये बंदा खड़ा है, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। क्या कराती है? हेलुसिनेशन। ये एग्जाम में आता है कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बिडोपा, लीवोडोपा है, इसका एक साइड इफेक्ट हेलुसिनेशन है, ठीक है। तो इनिशियली दिस ड्रग कैन कॉज हेडेक, दिस ड्रग कैन कॉज माइल्ड हाइपोटेंशन, इवन इन सम केसेस इट कैन कॉज हेलुसिनेशन। इसको हम 3H साइड इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 3H साइड इफेक्ट। किस ड्रग की? लीवोडोपा की। क्लियर है? इसीलिए हम इसकी डोजेस को बरकरार रखना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? बरकरार रखना चाहिए, ठीक है जी। चलिए जी, अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड ट्रीटमेंट, हम डोपामीन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कम करने की। वेरी गुड। तो ऐसे ड्रग भी देंगे जो डोपामीन की जो रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट ज्यादा करे कि कम? ज्यादा। उसका नाम डोपामीन एगोनिस्ट है। क्या चीज है? डोपामीन एगोनिस्ट। एनीथिंग विच एक्टिवेट डोपामीन रिसेप्टर दे आर कॉल्ड एगोनिस्ट। क्योंकि हमने तो डोपामीन की लेवल बढ़ानी भी है और उसको रिसेप्टर पे काम भी करवाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एनआरई वालों के लिए। डोपामीन एगोनिस्ट के ड्रग लेके कौन कौन से हैं? नंबर 1, द वेरी पॉपुलर ड्रग इन डोपामीन एगोनिस्ट, दैट इज कॉल्ड केबरगुलिन। उसके अंदर क्या आता है? केबरगुलिन, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड रोपिनेरोल, ठीक है, रोपिनेरोल, ठीक है। एपोमॉर्फिन, कौन सा ड्रग? एपोमॉर्फिन। मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक्स है। क्या है? एनाल्जेसिक्स। लेकिन एपोमॉर्फिन डोपामीन एगोनिस्ट है। मॉर्फिन और एपोमॉर्फिन में फर्क है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक और ड्रग आता है केबरगुलिन, ठीक है, दैट इज रोपिनेरोल एंड एपोमॉर्फिन, और एक लेके ब्रोमोक्रिप्टीन। एक क्या होता है? ब्रोमोक्रिप्टीन। ये 4 ड्रग आप लोगों ने याद रखने हैं। ब्रोमोक्रिप्टीन, ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो ड्रग है ना, ये वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एनआरई वालों के लिए कम और स्पेशलिटी वालों के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। कभी कभार इंसान सोया होता है, सोने के दौरान एकदम उठ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता। A patient during sleep cannot able to move his leg or her leg, जो भी, ठीक है। लेकिन सवाल इसमें होता है सोने के दौरान टेम्पररी लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। क्या कहते हैं? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन इन द स्लीप। हमेशा याद रखें, इसमें ड्रग ऑफ द चॉइस रोपिनेरोल होता है। क्या होता है? रोपिनेरोल। तो ये किसी कॉपी में साइड पे भी लेके, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है? आंसर इज रोपिनेरोल, ठीक है।
ये MRCP एग्जाम में, NRE में, ये कहीं पे भी जाए वेरी हाई लिख दें कि रोपिनोरोल इज अ डोपामीन एगोनिस्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ठीक है। और ये हम जाहिर बात है किस में भी दे सकते हैं, पार्किंसन डिजीज में देते हैं। चलिए हाँ जी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में देयर इज अ लेस चांस ऑफ बिकॉज प्रोलैक्टिन इनहिबिट डोपामीन। तो उसकी जो साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, क्योंकि प्रोलैक्टिन इज अ डोपामीन इनहिबिटिंग फैक्टर, तो डोपामीन कम होने से साइकेट्रिक सिम्टम जो है वो भी कम होते हैं। लेकिन और से सुने, ये इसने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसमें प्रोलैक्टिन लेवल क्या होता है, ज़्यादा। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये डोपामीन को नॉर्मली इनहिबिट करती है। और से सुने, तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा का मतलब डोपामीन क्या होगा, कम। और जितना कम होगा पार्किंसन डिजीज के सिम्टम आएंगे, क्योंकि पार्किंसन में तो डोपामीन कम होता है। लेकिन फिर भी लैक्टेटिंग मदर में पार्किंसन का पता नहीं चलता। वजह यह है कि 90% ये लोग यंगर है कि ओल्डर है, ओल्डर है, मतलब 70 प्लस 80 प्लस में पार्किंसन डिजीज है। और 51 ईयर में फीमेल की मीनोपॉज आती है। तो 51 के बाद लैक्टेटिंग मदर की जो रेशो है वो ना होने की बराबर है, इसलिए उसके साथ इतना स्ट्रांग लिंक नहीं है, ठीक है जी। ये ओल्डर एज वाली है। तो ये जो ड्रग है ना, ये डोपामीन की रिसेप्टर को एक्टिवेट करके मतलब क्या करता है, पार्किंसन डिजीज की जो सिम्टम है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो MCQs आता है साइड इफेक्ट लेके, ये क्या करता है, शाबाश, अगर ये ड्रग हम यूज करेंगे डोपामीन रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो डोपामीन एक्टिविटी इंक्रीज। और जब डोपामीन बढ़ता है तो हमेशा याद रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम डोपामीन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि इनके जो ना कुछ रिसेप्टर हैं, अब ये जितना काम करेंगे तो पता है डोपामीन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो एसिटाइलकोलिन की लेवल क्या हो सकती है, कम हो सकती है, क्योंकि ये तो रिलेटिवली काम करते हैं। लेकिन ये जो ड्रग है ना, ये जो ड्रग है ये क्या कराते हैं, नंबर 1 हेलोसिनेशन। जो चीज़ डोपामीन को बढ़ाता है वो क्या कराएगा, हेलोसिनेशन कराता है। ये तो हेलोसिनेशन भी करा सकती है। कभी कभार इन ड्रग्स की यूज की वजह से, याद रखें, इन ड्रग्स की यूज की वजह से क्या होता है, देयर इज कंफ्यूजन, क्या होती है, कंफ्यूजन, और नोज या वोमिटिंग भी करा सकती है। लेकिन ये ड्रग रिलेटिवली जनाब सेफ ड्रग है, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। इम्पोर्टेंट MCQs लेके के ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैलेक्टूरिया, कौन सी कंडीशन, गैलेक्टूरिया, ये नाम सुना है क्या नहीं। गैलेक्टूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टूरिया। अनवांटेड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट इज कॉल्ड गैलेक्टूरिया। आप लोग के ख्याल में इसमें कौन सा ड्रग देंगे जो प्रोलैक्टिन को बढ़ाए कि कम करे, कम करे। डोपामीन का काम प्रोलैक्टिन क्या करना है, शाबाश, डोपामीन इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये हमेशा फिजियोलॉजी में याद रखे, जहाँ पे डोपामीन होता है वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करके रखता है। सो डोपामीन इज इक्वल टू प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो गैलेक्टूरिया में तो हम प्रोलैक्टिन को कम करना चाहते हैं, इनहिबिट करना चाहते हैं, तो हम डोपामीन बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एगोनिस्ट देंगे कि एंटागोनिस्ट देंगे, एगोनिस्ट। तो उसमें जो ज़्यादातर यूज होता है वो ब्रोमोक्रिप्टीन होता है। कौन सा, ब्रोमोक्रिप्टीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमोक्रिप्टीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैलेक्टूरिया, क्योंकि ये डोपामीन को एक्टिवेट करेगा तो इनडायरेक्टली प्रोलैक्टिन की लेवल को क्या हो करेगा, कम करेगा, ठीक है जी। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है, अगर ये नहीं है तो केबरबुलिन लिखना है। इनमें से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन ABCD ऑप्शन में इन चारों में सिर्फ वो एक देंगे। ये सवाल था ना, हाँ फयाज, ये सवाल था, बस यही है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन चारों में से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हम गैलेक्टूरिया में प्रोलैक्टिन को कम करेंगे तो हम डोपामीन को बढ़ाएंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, एक मरीज है उसको प्रोलैक्टिनोमा है, क्या है, प्रोलैक्टिनोमा का मतलब ये है, यार कल एक बंदे ने ग्रुप में एक MCQ शेयर किया है, आपने मेरे ख्याल में शेयर किया है, और उसका आंसर आप लोगों ने मेरे ख्याल में दिया भी नहीं है। उसका आंसर है प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग ट्यूमर है। इसमें पता है 3 चीज़ें उस MCQs में है, अभी क्लास के बाद वो आप लोग देखें। उसमें एक है गैलेक्टूरिया, क्या चीज़ है, गैलेक्टूरिया, लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, और नंबर 3 उसमें है मेंसेस का ना होना, एमिनोरिया। कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, एमिनोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो एंड गैलेक्टूरिया। ये जब भी आ जाए ये प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग ट्यूमर होता है, इसको प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिनोमा। क्योंकि जो प्रोलैक्टिन है ना, ये जब बढ़ जाता है
इट इनहिबिट FSH-LH हार्मोन, और जब वो नहीं आते तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आती। ठीक है, तो कितनी बातें? नंबर 1 गैलेक्टूरिया, लॉस ऑफ लिबिडो एंड एमेनोरिया, दैट इज अ हॉल मार्क ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। कौन सा? प्रोलैक्टिनोमा। उसका ड्रग ऑफ द चॉइस भी क्या होता है? ब्रोमोक्रिप्टीन होता है, ये भी याद रखना है। अब आते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखे ये ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, दिस इज कॉल्ड न्यूरोनल जंक्शन। ये न्यूरॉन है दोनों, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन में हम करते क्या है, इसको कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। और से देखे जब इस ब्रेन के अंदर न्यूरॉन में कौन सी चीज बनती है? शाबाश, डोपामीन। कौन सी चीज? डोपामीन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखे इस न्यूरॉन के अंदर यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उसका नाम है माओ। कौन सा? माओ, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। उसका नाम क्या है? मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। और एक एंजाइम है, उसका नाम है कॉम्ट। क्या है? कॉम्ट। मैं चले इसका नाम लिखता हूँ, C स्टैंड फॉर कैटाकोल, O स्टैंड फॉर O। ठीक है, कैटाकोल O मीथाइल ट्रांसफरेज। उसका नाम क्या है? कैटाकोल O मीथाइल ट्रांसफरेज। हाउ मेनी एंजाइम वी आर टॉकिंग? 2। एक का नाम क्या है? माओ, दूसरे का नाम कॉम्ट है। ये कहाँ पे होते हैं? न्यूरॉन के अंदर। और से सुने, और जिस चीज के अंदर हमने डोपामीन डाला है ब्रेन में, उसका नाम क्या है? ये राउंडेड शेप क्या है? वेजिकल। वेजिकल हैज द एबिलिटी टू स्टोर डोपामीन। ठीक है जी। अब पार्किंसन डिजीज में डोपामीन का लेवल क्या होता है? कम, तो हमने बढ़ाना है। और से सुने, ये जो माओ है और कॉम्ट है, दे डिस्ट्रॉय, दे वांट टू ब्रेक डाउन वेट डोपामीन। तो पार्किंसन डिजीज में हम इसको काम करने देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो पार्किंसन डिजीज के अंदर हम कुछ ड्रग ऐसे भी देते हैं जो माओ क्या होते हैं? इनहिबिटर, ताकि हम डोपामीन की डिस्ट्रक्शन कम करें, ताकि डिस्ट्रॉय ना हो जाए और इनडायरेक्टली इसकी लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो ऐसा ड्रग जो पार्किंसन डिजीज में देते हैं, और वो किसको इनहिबिट करते हैं? माओ। उसका नाम है सेलिजिलिन। उसका नाम क्या है? सेलिजिलिन। तो सेलिजिलिन इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, बट इट इनहिबिट माओ एंजाइम। कौन सा? माओ। लेकिन किसी ने स्पेसिफिक याद करना है ना, कभी कभार आता है कि सेलिजिलिन इन द पार्किंसन डिजीज इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए मस्कुलिनिक रिसेप्टर, ऑप्शन बी कॉम्ट एंजाइम, ऑप्शन सी माओ ए एंड माओ बी। फिर माओ एंजाइम यहाँ पे दो तरह के होते हैं, माओ टाइप ए एंड माओ टाइप बी। जो माओ टाइप ए है वो सेरोटोनिन को ब्रेक डाउन करता है। किस चीज को? और अगर सेरोटोनिन ज्यादा कम हो जाए डिप्रेशन होता है। ऐसे सारा ही का नाम सुने कि नहीं? फिर हम किसकी बात करेंगे? डोपामीन को ब्रेक करने वाला काम माओ टाइप बी का होता है। तो सिलिजिलिन इज द इनहिबिटर ऑफ माओ बी। ये किसका है? माओ बी। माओ ए नहीं है, क्योंकि माओ ए हम पढ़ेंगे जब हम किस चीज की ब्रेक डाउन कम करेंगे? सेरोटोनिन को। तो माओ बी इनहिबिटर का नाम क्या है? शाबाश, दैट इज कॉल्ड सिलिजिलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखे, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। कभी भी माओ एंजाइम हम अकेला यूज नहीं करते। अगर आप किसी को लीवोडोपा प्लस क्या दे रहे? कार्बिडोपा, और वो ट्रीटमेंट उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे जितना हमारी टारगेट है, तो हम इन दोनों के साथ थर्ड चीज़ अगर मिला सकते हैं तो उसका नाम क्या है? सिलिजिलिन है। तो सिलिजिलिन अलोन इज नॉट इफेक्टिव, इट यूज इन द कॉम्बिनेशन थेरापी। हम किस में देते हैं? कॉम्बिनेशन। इस एंजाइम का काम स्टैंड फॉर कैटाकोल ओमिटाइल ट्रांसफरेज। इसका काम भी किसको ब्रेक करना है? डोपामीन। तो हम इस एंजाइम को काम करने देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो कुछ ड्रग का नाम कॉम्ट इनहिबिटर है। कौन सा है? कॉम्ट इनहिबिटर। उसमें लेके एंटाकेपोन, उस ड्रग का नाम क्या है? एंटाकेपोन एंड टोलकेपोन। एंटाकेपोन, टोलकेपोन आर द ड्रग विच इनहिबिट विच एंजाइम? कॉम्ट। और ये भी डोपामीन की जो ब्रेक डाउन है उसको काफी हद तक क्या करती है? कम करती है। ठीक है जी। अब आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंटाकेपोन और टोलकेपोन। इसमें जो टोलकेपोन है ना, इसमें सिर्फ याद रखें इट इज हेपेटोटॉक्सिक। ये क्या होता है? हेपेटोटॉक्सिक। और ये दोनों ड्रग याद रखें हमेशा कभी भी हम अकेले यूज नहीं करते, ऑलवेज यूज इन कॉम्बिनेशन। किसमें? कॉम्बिनेशन। आप एग्जाम में बैठे हैं कि मैं जो या बुक सीरीज का नाम सुनेंगे नहीं, उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आता है और ये एग्जाम्स के अंदर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एज बेस्ट टू स्टार्ट विद पार्किंसन डिजीज?
कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ट टू स्टार्ट इन विच डिजीज? पार्किंसन। ऑप्शन ए सुन ले, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, ये ऑप्शन ए में आता है, प्लस लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल सिलिजिलिन। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा प्लस ब्रोमोक्रिप्टीन, ये सर बी। सी होता है लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा प्लस एंटाकेपोन। हमेशा अगर आप पार्किंसन डिजीज को कॉम्बिनेशन थेरापी देना चाहते हैं तो हम पहले तो देंगे ही देंगे कितनी चीजों को? दो। कौन कौन सी? लीवोडोपा प्लस, ये तो हर ऑप्शन में होगा। इसके साथ थर्ड एजेंट जो 90% इफेक्ट होता है वो कोम्ट इनहिबिटर होते हैं, तो एंटाकेपोन एंड टोलकेपोन। केपोन के नाम से जो ड्रग आता है वो हम इन दोनों के साथ मिलाते हैं। तो इसका मतलब यह है इनिशियल थेरापी में हम इन ड्रग को इन दोनों के साथ मिला के पार्किंसन डिजीज की जो ट्रीटमेंट है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके नीचे लेके 90% इफेक्टिव इफ वी गिव अलॉन्ग विद लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात इसमें आता है एक और पॉइंट। अब यहाँ तक तो हमने क्या किया शाबाश, पहला ड्रग हमने क्या दिया था, इधर गौर से सुने, लीवोडोपा। फिर इसके साथ क्या दिया था? कार्बिडोपा। फिर हमने डोपामीन क्या दिए थे? एगोनिस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद माओ इनहिबिटर और फिर कॉम इनहिबिटर। क्लियर है? इसने क्या किया है, इस ड्रग ने किस चीज की लेवल को बढ़ाया? इसने भी इनडायरेक्टली किसकी लेवल को बढ़ाया? इसने भी किसकी लेवल को एक्टिवेट किया? इस ड्रग ने किसकी लेवल को ब्रेक डाउन से बचाया? और इसने भी, अभी तक कहानी डोपामीन के साथ चल रही है। ये पांचों ड्रग डोपामीन को बढ़ाने की कोशिश में है, कोई बढ़ाने की कोशिश में है तो कोई एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन डोपामीन जितना कम है पार्किंसन में उतना क्या ज्यादा है, तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को क्या करे? कम। तो लेकिन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हम क्या देंगे? एंटी कोलिनर्जिक। तो इसका मतलब यह है कि हम जो ड्रग देंगे यहाँ पे 6 नंबर, उसका नाम है एंटी कोलिनर्जिक। ऐसा है क्या? नहीं। तो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट का मतलब यह है कि ये वो ड्रग है जो हम देते हैं जिससे एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को हम इंक्रीज करें कि डिक्रीज करें? डिक्रीज करें। द वेरी पॉपुलर ड्रग इन पाकिस्तान यूज फॉर पार्किंसन डिजीज दैट इज कॉल्ड बेनस्ट्रोपेन। उसका नाम क्या है? बेनस्ट्रोपेन। ये जो बेनस्ट्रोपेन है ये कोलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करने देता ताकि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी क्या हो जाए? ये कम हो जाए। ठीक है जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आप एग्जाम में आता है स्पेशली कि पार्किंसन डिजीज का मरीज है और इसके अंदर हम क्या करते हैं? शाबाश। अ पार्किंसन डिजीज पेशेंट केम टू यू इन द क्लिनिक विद इनिशियल सिम्टम ऑफ ट्रेमर। किसके साथ? ट्रेमर। तो मैनेजमेंट ऑफ ट्रेमर के लिए हम एसिटाइल कोलिन की लेवल को कम करने के लिए क्या देंगे? बेनस्ट्रोपिन। तो एग्जाम में आता है कि रेस्टिंग ट्रेमर इन अ पार्किंसन डिजीज पेशेंट हैज टू बी मैनेज by giving how which medicine anticholinergic agent and that is called of benstropine। ठीक है, फिर ट्रिमर को कम करता है क्योंकि एसिटाइल कोलिन ये कम करेगी। और आखिर में लेके कि इसकी साइड इफेक्ट है, क्या है साइड इफेक्ट? ये तो ट्रिमर को कम करेगी लेकिन सलाइवरी ग्लैंड, इस पे मस्कुरेनिक रिसेप्टर है, उसको भी इनहिबिट करेगी। तो सलाइवा प्रोडक्शन कम होगी तो ड्राई माउथ। इन ड्रग की वजह से क्या होता है? ड्राई माउथ। मस्कुरेनिक रिसेप्टर आई में है तो जो टीयर्स प्रोडक्शन है वो भी क्या होगी? कम। तो ड्राई आइस, ड्राई आइस। एक और पॉइंट, ये मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मरीज के साथ बहुत दफा हुआ है जब हम ये ड्रग देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इमेजिन करें दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या चीज है? यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वाले साइड पे स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स। उन मसल्स को कहते हैं डेट्रूसर मसल। विच मसल? डेट्रूसर। और इन डेट्रूसर मसल के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं? M3। कौन से? दैट इज मस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर। और से सुने, अगर एक बंदा है वो M3 को क्या करे? एक्टिवेट करे, तो उस ड्रग का नाम क्या है? वेरी गुड। तो वो ब्लैडर को क्या करेगी? कंट्रैक्ट। तो यूरिन होगी क्या नहीं होगी? ब्लैडर कंट्रैक्ट होगा तो यूरिन निकलेगी ना। फिर से सुन ले, विच मसल प्रेजेंट इन द ब्लैडर? डेट्रूसर। डेट्रूसर कंटेन विच रिसेप्टर? M3। एनीथिंग हु एक्टिवेट दिस विल हेल्प इन यूरिनेशन। लेकिन ये तो एंटी कोलिनर्जिक है। एंटी कोलिनर्जिक का मतलब एंटी मस्करेनिक है। जो M3 है ना मस्करेनिक, इस पे एसिटाइल कोलिन काम करता है। कौन? एसिटाइल।
تو ہم نے تو یہ بھی ایسیٹائل کولین کو بڑھانے کے کام کرنا ہے تو M3 ایکٹیویٹ ہوگا کہ انہیبٹ تو بلیڈر کنٹریکٹ ہوگا کہ ریلیکس ہوگا تو فل آف یورین ہوگا لیکن نکلے گی نہیں. تو لیکن اس ڈرگ کا سائڈ افیکٹ یورینری ریٹینشن بھی ہے. کیا چیز ہے؟ یورینری ریٹینشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ پارکنسن ڈیزیز کے ساتھ آیا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے. اس کا کوشچن اس طرح آتا ہے A patient came to you with a treatment of which disease? پارکنسن ڈیزیز. لیکن اس پارکنسن ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ میں پیشنٹ کی ماؤتھ ڈرائی ہو گئی, پیشنٹ کی آئز ڈرائی ہو گئی اور کین ناٹ ایبل ٹو پاس یورین. ان تین چیزوں کو سن کر اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ دا پیشنٹ از ٹیکنگ بینسٹروپین. کون سا؟ بینسٹروپین. تو اینٹی کولینرجک ایجنٹ وہ لے رہے. تو یہ جناب پارکنسن ڈیزیز کے اندر مین پوائنٹ ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل یہ بینسٹروپین تو بہت زیادہ آتا ہے, لیکن میں ویسے آپ لوگوں کے لیے جو نالج کے لیے ٹرائی ہیکزی پیناڈائل, اس کا نام کیا ہے؟ ٹرائی ہیکزی پیناڈائل. یہ بھی اینٹی کولینرجک ایجنٹ ہے لیکن موسٹ کامن بینسٹروپین آتا ہے ایگزام میں, ٹھیک ہے نا. تو بینسٹروپین اور ٹرائی ہیکزی پیناڈائل both inhibit muscarinic receptor and both are used in the treatment of Parkinson disease. ان کیسز کے اندر جہاں پہ ہماری ٹارگٹ ہو کس چیز کو کم کرنا؟ ٹریمر کو کم کرنا, ٹھیک ہے جی. اب کبھی کبھار یہاں پہ دو باتیں امپورٹنٹ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. صرف اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ بک نے بھی نہیں لکھا. اگر آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کریں اینڈ فیل ٹو رسپانس, پیشنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ پہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ڈیٹوریٹ ہوتا جا رہا ہے, تو پھر پارکنسن ڈیزیز میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سرجیکل آپشنز بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سرجیکل آپشن. ایک سرجری کا نام ہے, اس کا نام ہے ڈیپ برین سٹیمولیٹر. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ڈیپ برین سٹیمولیٹر. ایک مشین رکھتے جہاں سے برین کے ساتھ کنیکٹ کر دے, وہ آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھیں تو اس کے ایک ویڈیو آپ لوگ کو مل جائے گی, ڈیپ برین سٹیمولیٹر. اور ایک ہوتا ہے سرجیکل پیلیڈوٹومی. اب یہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. پیلیڈوٹومی مین کٹنگ آف دی گلوبس پیلیڈس پارٹ. کون سا؟ گلوبس پیلیڈس. گلوبس پیلیڈس وہ ایریا ہے جہاں پہ ایسیٹائل کولین کی لیول بہت انتہائی زیادہ ہوتی ہے, اور پارکنسن میں ہمیں ایسیٹائل کولین کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے. ٹو ڈیکریز سڈنلی دیٹ ایسیٹائل کولین وی شوڈ کٹ دس ایریا. تو پیلیڈوٹومی کٹنگ ٹو دی گلوبس پیلیڈس پارٹ آف دا برین. کون سا؟ گلوبس پیلیڈس. اور گلوبس پیلیڈس کا پارٹ آف فور برین. مطلب فور برین کے اندر بیسل گینگلیا کا پارٹ ہوتا ہے. کون سا؟ بیسل. تو صرف اتنا یاد رکھے کیا ڈاکٹر صاحب اگر پارکنسن ڈیزیز جو ہے میڈیکلی مینج نہ ہو تو آیا اس کا کوئی سرجیکل آپشن موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ڈیپ برین سٹیمولیٹر ٹیکنیک اینڈ گلوبس پیلیڈوٹومی, ٹھیک ہے. لیکن پتہ ہے یہ بندے ایجڈ ہوتے ہیں کہ ینگر ہوتے ہیں, تو ان کو پہلے سے 60 کے بعد انسان کو ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا, تو یہ لوگ فٹ نہیں ہوتے کہ ان کو ہم سرجری کرائیں. اگر فٹ ہوتے ہیں رسک بینیفٹ ریشو کو دیکھ کر ہم وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن مینلی پیشنٹ 90% وی آر مینج بائی گیونگ میڈیسن. کیا دیں گے؟ میڈیسن دیں گے. تو آپ دیکھیں جب آپ ایگزام میں بیٹھے ہیں نا, غور سے سنیں, آپ پارکنسن ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کیا سے یاد کریں گے؟ مجھے پتا ہے کہ یار ڈوپامین کم ہونا, ایسیٹائل کولین لیول زیادہ ہونا, یہ پارکنسن ڈیزیز ہے. ٹریٹمنٹ میں میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ڈوپامین کو بڑھانا ہے, ایسیٹائل کولین کو کم کرنا ہے. The drug which decreases acetylcholine is anticholinergic. اس کا نام کیا ہے؟ اینٹی. اور اس تب دیتے ہیں جب ہماری پرائرٹی یہ ہو کہ ہم کس کو مینج کریں؟ ٹریمر کو مینج کریں, ٹھیک ہے. ڈوز کو نہیں بڑھائیں گے ورنہ ڈرائی ماؤتھ کو ہم کہتے ہیں زیرو سٹومیا. کیا؟ زیرو سٹومیا, زیرو پتلمیا اینڈ یورینری ریٹینشن. دوسری بات ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر ہم ڈوپامین کو بڑھانا چاہے تو ہم 3 ڈرگ سے سٹارٹ لیتے ہیں, لیووڈوپا, کاربیڈوپا پلس کومٹ انہیبیٹر, اینٹاکیپون, ٹولکیپون, ٹھیک ہے. پھر پیشنٹ کی رسپانس کو دیکھتے ہیں, اگر اس کو سمٹم صحیح نہیں آ رہے تو پھر ہم ڈوپامین ایگونسٹ وغیرہ ایڈ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ 4 سال 5 سال 10 سال تک پیشنٹ ٹریٹ کرے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیٹوریٹ ہوتا جا رہا ہے, وہ رسپانس نہیں دے رہا, تو ہم پھر ڈیپ برین سٹیمولیٹر اور سرجیکل پیلیڈوٹومی یہ بھی سوچے, ٹھیک ہے جی. بریک کرے شاباش. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آج جو ہم نے پڑھے جی بی ایس کے بارے میں, گوالن بارے سنڈروم اینڈ پارکنسن ڈیزیز وتھ پیتھولوجی اینڈ فارماکالوجی. اس کی مینجمنٹ آپ لوگ کو سمجھ آنی چاہیے. انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی MCQs ہے آسانی سے انشاءاللہ آپ کر سکیں گے. یہاں پہ 2 بات یاد رکھے
कल मैं एक डिजीज पढ़ाऊंगा, उसका नाम है हंटिंगटन डिजीज। कौन सी? हंटिंगटन डिजीज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है जिसमें जेनेटिकली एटाक्सिया होता है, गेट प्रॉब्लम चलने में, क्योंकि उसमें ब्रेन डैमेज होता है यंग बंदे में। एग्जाम में आता है कि अगर एक बंदा है उसको चलने के दौरान एटाक्सिया है, गेट प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, सेम चीज उसको वालिद साहब को भी था। थिंक अबाउट हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। वो भी मूवमेंट डिसऑर्डर है। क्या है? मूवमेंट डिसऑर्डर। कल मैं आप लोगों को एक लिस्ट समझाऊंगा कि अगर डोपामीन कम है, एसिटाइलकोलिन, थिंक अबाउट पार्किंसन डिजीज। डोपामीन ज्यादा है, एसिटाइलकोलिन कम है, स्किज़ोफ्रेनिया। क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया। एक मरीज आता है आपके पास, उसमें अगर फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, कौन सा? एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल बहुत कम है, दोनों की बहुत कम है, इक्वली कम है, थिंक अबाउट अल्जाइमर डिजीज। वो क्या है? अल्जाइमर डिजीज। और अगर फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन है लेकिन वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, रिसेप्टर तक या पहुंच नहीं पा रहा, या रिसेप्टर पे काम नहीं कर रहा, वो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। तो है एक एसिटाइलकोलिन। डोपामीन कम होना, अब आप लोग आंसर करें, डोपामीन कम होना, एसिटाइलकोलिन बढ़ना, पार्किंसन डिजीज। डोपामीन का ज्यादा होना और एसिटाइलकोलिन कम होना, स्किज़ोफ्रेनिया। एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का कम होना, अल्जाइमर डिजीज। एसिटाइलकोलिन कैन नॉट एक्ट ऑन द रिसेप्टर, माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है। ये 4-5 बातें भी अगर आप लोग माइंड में रखें, इससे भी आप लोग को बहुत फायदा होगा। हम जब स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, साइकेट्रिक इलनेसेस में जाएंगे, तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर वो ड्रग देंगे जिससे हम डोपामीन को क्या करें? कम करें कि ज्यादा? कम करें। साइकेट्रिक इलनेस में डोपामीन को कम करना है, तो ठीक है ना। इसमें तो डोपामीन बढ़ाना है, उधर डोपामीन कम करना है। हेलोपेरिडोल ड्रग का नाम सुना है कि नहीं? हेलोपेरिडोल, क्लोजापिन, ओलानजापिन, ठीक है, ये सारे वो ड्रग है जो डोपामीन को कम करके साइकेट्रिक प्रॉब्लम कम करती है। हेलोसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, ये नाम सुना है कि नहीं? लेकिन अगर आप एक बंदे को हेलोपेरिडोल ड्रग दे रहे और ज्यादा दे रहे तो डोपामीन ज्यादा कम होगी कि नहीं? इतनी कम होगी कि वो किस डिजीज में जाएगी? पार्किंसन। तो पार्किंसन डिजीज ड्रग का साइड इफेक्ट साइकेट्रिक इलनेस है, साइकोसिस लाइक इफेक्ट है, हेलोसिनेशन। और एंटी साइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट पार्किंसन लाइक इफेक्ट होता है। ठीक है जी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। गैलेक्टूरिया किस ड्रग के साथ ज्यादा चांस होता है? एंटी साइकोटिक, एंटी पार्किंसनिज्म। क्या बात? एंटी पार्किंसनिज्म। नो, नेक्स्ट। माय क्वेश्चन इज दैट कि पार्किंसन डिजीज का मरीज भी ड्रग ले रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज भी ले रहा है, दोनों में किसके साथ रिस्क है कि वो गैलेक्टूरिया के साथ आ जाए? पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन उन लोगों की तरफ ना अपना भी बताए ना। हाँ, उनका सुने क्या, आप लोगों का सुने? हाँ जी, पार्टियां 2 बन गई। पार्किंसन कैसे? चले से स्टार्ट करते हैं। पार्किंसन डिजीज का काम डोपामीन बढ़ाना है कि नहीं? बढ़ाना है। डोपामीन इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। जितना आप डोपामीन बढ़ाएंगे तो प्रोलैक्टिन कम होगा कि ज्यादा? तो हाउ मिल्क विल प्रोड्यूस, हाउ गैलेक्टूरिया विल कम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बंदा कामयाब है कि फिजियो पे सोचे कि मैंने नॉर्मल क्या बात की है। हमारा साइकेट्रिक इलनेस में मतलब क्या है? डोपामीन बढ़ाना के कम करना? साइकेट्रिक कम करना। पार्किंसन में तो बढ़ाना होता है। जब साइकेट्रिक इलनेस में डोपामीन कम करेंगे, इतना कम होगा कि वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ऑल एंटी साइकोटिक एजेंट मेनली कैन कॉज गैलेक्टूरिया, वो गैलेक्टूरिया कराती है। ठीक है जी, ये बहुत। तो फिर गैलेक्टूरिया में हम क्या करेंगे? डोपामीन बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? शाबाश। गैलेक्टूरिया का मरीज आता है तो हम डोपामीन बढ़ाएंगे ताकि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करें, फिर जाकर इसके हम ब्रोमोक्रिप्टीन देते हैं, डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं। इट इज अ ट्विस्टी पॉइंट बट प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी पॉपुलरली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है जी, अभी 10 मिनट ब्रेक करें, फिर सर्जरी का लेक्चर लेंगे। नहीं समझ गए आज का लेक्चर के नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट था और कोशिश की है कि आसान तरीके से समझाना। हाँ जी।